गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्वतंत्रता के पश्चात अध्यापक शिक्षा की बात करेंगे। अध्यापक शिक्षा में हम कोठारी आयोग की बात करेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा था मुदालियर आयोग के बारे में। अब उसके बाद हम कोठारी आयोग की बात करेंगे कि कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के लिए अपनी क्या क्या बातें रखी और किस तरह से इसको संस्तुति दी, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कोठारी आयोग कब बना और किसकी अध्यक्षता में बना। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 14 जुलाई 1964 को DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को इस अध्यक्ष के नाम पर ही कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। अब हम बात करते हैं आयोग के सदस्य की, कि आयोग में कितने सदस्य थे। तो इस आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन इन्होंने निम्न प्रकार से किया था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से सदस्य थे। तो मुख्य रूप में से हम यहाँ पे अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। और इसके जो सदस्य थे वो थे भूतपूर्व संचालन जिनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रसार योजना का हो रहा था नई दिल्ली में, वह हैं श्री AR दाऊद। इसमें विभिन्न प्रकार के देशों से सदस्यों को सदस्य बनाया गया था और इनके भिन्न भिन्न नाम हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। श्री HL एल्विन, ये लंदन के से थे। तीसरे नंबर पे जो सदस्य हैं वो हैं श्री RS गोपाल स्वामी, जो नई दिल्ली से हैं। प्रोफेसर संतोषी इहारा, ये टोक्यो से हैं। और डॉक्टर BS झा, ये लंदन से हैं। और श्री PN कृपाल, शैक्षिक परामर्शदाता, ये नई दिल्ली से हैं। प्रोफेसर MP माथुर, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से हैं। और डॉक्टर VP पाल हैं नई दिल्ली से। और पनानंदिकार कर्नाटक विश्वविद्यालय से हैं। और प्रोफेसर रोगर रेवल अमेरिका से हैं। और डॉक्टर KG सैदेन, ये कलकत्ता से हैं। डॉक्टर त्रिगुण सेनी, ये भी कलकत्ता से हैं। और प्रोफेसर MA समोवस्की, ये मास्को से हैं। और श्री M जिन थॉमस, ये फ्रांस से हैं। और श्री JS नायक, ये पूना से हैं। और JF मैकडूगल, ये यूनेस्को पेरिस से हैं। तो यहाँ पे हमने इन सदस्यों के बारे में चर्चा की है। और ये सदस्य इस कोठारी आयोग में इन्होंने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया था। इस कमीशन में अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया गया। कमीशन में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए। इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 कार्य टोलियां व अध्ययन दल नियुक्त किए। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष लग गए थे। शिक्षा और राष्ट्र का क्या लक्ष्य था इस कोठारी आयोग का या इस कमीशन का, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इन्होंने अपना पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया था, जिसमें शिक्षा व उत्पादन इन्होंने प्रथम प्रकरण रखा है। और आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए। तो विद्यालय तथा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। कार्य अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार कर लिया गया। कृषि कार्य के विकास में और उत्पादन को बढ़ाने के लिए विज्ञान में सहायता लेनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किए जाएं, ये कहा गया है इन्होंने।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में कृषि और औद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया गया। जो इसका सेकंड प्रकरण था वो था सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, कि जो हमारे नागरिक तैयार हों उसमें सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों में संबंध अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करेंगे और विद्यालय का वातावरण इन मूल्यों से ओतप्रोत रहेगा। जो तीसरा प्रकरण था वह था शिक्षा और लोकतंत्र की सुदृढ़ता। लोकतंत्र की सुदृढ़ता पे बात की। यहाँ पे 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए। और जो चौथा प्रकरण था वह था शिक्षा और आधुनिकीकरण, जिसमें आयोग ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए थे। आधुनिकीकरण की दृष्टि से औद्योगिक सहायता भी ली जाए। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकारा जाए और सामान्य व्यक्ति की शिक्षा स्तर को ऊंचा किया जाए और शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों व दृष्टिकोणों का विकास किया जाए। इन बातों पर ध्यान दिया गया। अब हम जो हमारा मेन उद्देश्य है अध्यापक शिक्षा के बारे में, तो हम यहाँ पे अध्यापकों की स्थिति के बारे में जानेंगे कि कोठारी आयोग ने अध्यापक की स्थिति के लिए कौन कौन से सुधारात्मक पक्ष को यहाँ पे रखा है। तो इसका जो पहला प्रकरण था जिस स्थिति में वो सुधार चाह रहे थे तो वो था वेतन। आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषय में अधोलिखित विचार प्रकट किए थे। भारत सरकार विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतन क्रम निश्चित करे। राजकीय अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन क्रम में समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम में प्राप्त वृद्धि की जाए। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि वेतन क्रम संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में जो सुझाव दिए थे वह ये हैं कि वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति के विधियों में भी सुधार किया जाए। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराए जाएं और शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में दिए सुझाव तत्काल क्रियान्वित हों। जो इसका थर्ड पॉइंट था वो था नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी सुझाव। किसी भी स्तर के शिक्षकों की न्यूनतम शिक्षण योग्यता बढ़ाई जाए और उनके चयन की विधियों को भी सुधारा जाए। शिक्षकों के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। इस हेतु अति योग्य व्यक्ति को अग्रिम वेतन वृद्धि व अतिरिक्त प्रतिभा के व्यक्तियों को उच्च वेतन भी दिया जा सके। यहाँ पे ये बात की गई है कि व्यक्ति की योग्यता को सुधारा जाए, उसकी नियुक्ति को सुधारा जाए और अगर व्यक्ति योग्य है तो उसको ज़्यादा वेतन दिया जाए। सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया गया कि महिलाओं को भी शिक्षकों की में उनको अवसर दिए जाएं। अपने पदों पर कार्य कुशलता का परिचय देने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता और कुशलता हो। इन्होंने कहा कि अगर किसी को पदोन्नति का आधार देना है तो उसके जो योग्यता और कुशलता है उसको ध्यान में रखा जाए। और जो चौथा पॉइंट था अध्यापक शिक्षा के लिए जो इन्होंने दिया वह है कार्य व सेवा की दशाएं, जिसमें इन्होंने सरकारी गैर सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जाए पर बात की। शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधाओं को प्रदान किया जाए और शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घंटों को निश्चित किया जाए। शिक्षकों के 5 वर्ष में कम से कम एक बार देश के किसी स्थान पर भ्रमण करने हेतु उनके वेतन के अनुसार रियायती
दर पर रेल की टिकट भी दी जाए। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू की जानी चाहिए, जिसमें इन्होंने कहा कि जीपीएफ, बीमा और पेंशन, 3 चीज़ पे बात की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास की सुविधा दी जाए और शिक्षिकाओं को आवास सुविधा के साथ साथ विशेष भत्ता भी दिया जाए। फिर अध्यापक शिक्षा पर इन्होंने जो अपनी बात की है वो ये है कि आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के संबंध में कहा है कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा के उपयुक्त महत्व के दृष्टिगत आयोग ने सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न साधारण कोटि का है। प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं है। प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में नवीनता व सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है। फिर उन्होंने बात की है प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला प्रशिक्षण परंपरागत व अल्प योग्यता व उपयोगिता वाला है और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं रखती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोष के निराकरण हेतु जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे वो ये है कि अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत। आयोग ने अध्यापकों के व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक और विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन के और दूसरी ओर विद्यालयी जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के संपर्क में लाया जाना चाहिए। उसके उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, जिसमें कुछ बिंदु या कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन और अनुसंधान हेतु शिक्षा विभाग को स्थापित किया जाए। शिक्षा विषय को विषय विद्यालयों के बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए। प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग को स्थापित किया जाए। सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों को स्थापित कर उसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद स्थापित की जाए, जिससे सभी क्षेत्रों के स्तरों में प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व उनका हो। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में पृथकता का अंत करने के लिए सबको टेक्निक कॉलेजों की संज्ञा दी जाए या ट्रेनिंग कॉलेजों की संज्ञा दी जाए और उनको अपने क्षेत्रों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए। जो व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के बारे में बात कही इन्होंने इसमें 4 बिंदु रखे हैं। शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किए जाएं और छात्र अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम व पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए। अध्यापक शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों व पाठ्यक्रमों को आधारभूत उद्देश्यों को दृष्टिगत रख करके दोहराया जाए और सब प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रमों की शिक्षा व विषय सामग्री को इस प्रकार से रूपांतरित किया जाए जिससे छात्र अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के उद्देश्यों, प्रयोजन, जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो। प्रशिक्षण की अवधि। आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों को अवधि के विषय में विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालयों में उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष हो और माध्यमिक के लिए अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं वह प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष हो और कुछ समय पश्चात 2 वर्ष कर दी जाए। और जो हमारा इसका तीसरा पॉइंट है तो शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की हो। प्रशिक्षण के बारे में जो चर्चा की है उन्होंने। लास्ट में हम बात करते हैं इनके अध्यापक शिक्षा में कोठारी आयोग ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसकी कि प्रशिक्षण की अवधि इसमें बताई गई है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति। आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हेतु निम्न सिफारिशें दी, जिसमें से पहला था कि ट्रेनिंग कॉलेजों में अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि के अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियाँ हों।
और ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में डॉक्टर की उपाधि वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो। फिर इन्होंने बात की है गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों को शिक्षा देने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, चाहे उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो तो भी वो का कार्य कर सकते हैं शिक्षण का। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं में एक प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न हो। प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्र अध्यापकों को किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए और उनको ऋण और छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की योजना आरंभ की जाए। इसकी बात की है। फिर प्रशिक्षण सुविधाओं का जो विस्तार की बात की है, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा व अल्पकालीन प्रशिक्षण को सुविधा में विस्तार किया जाए। विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए। दो प्रमुख प्रकार की व्यापक असमानताएं इसमें बताई हैं। शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालकों और बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है। उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों, अछूत जाति व आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान पाई गई है। इसमें आज हमने कोठारी आयोग के बारे में अध्ययन किया कि कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के लिए कौन कौन सी बातें रखी हैं और कौन कौन सी वेतनमान से संबंधित और उनके व्यवसाय से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित बातों को बताया है। इसी तरह से हम आगे के कंटेंट को पढ़ेंगे और आगे की वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।